Hi everyone, this is Mayank Kothari and today we are going to continue in this lecture from question number 29. So question number 28 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 29 से हमने देखना है. अब इस वाले लेक्चर में मैं जितने भी थ्योरी के क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ आपको, उसमें एक क्वेश्चन है जो सिर्फ आपको करना है, बाकी सब मैं आपको यहाँ पे समझा के दूंगा. और उसमें से भी सिर्फ 2 से 3 है जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी छोटा छोटा है, निपट जाएगा. कुछ कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके बारे में फिर से डिस्कस करेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होगी. तकरीबन 2 लेक्चर लेंगे, इन 2 लेक्चर्स में सारा थ्योरी पार्ट कवर अप हो जाएगा. एक बार फिर से याद दिला दूँ, ये जो थ्योरी हम देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. इस लेक्चर से लेके जो ये वाला जो बेसिक लेक्चर है, सिर्फ आगे का भी छोड़ दो, ये वाला जो लेक्चर है अगर ये आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट इसके अंदर के, तो 70 to 80% क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मेरी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. सो स्टार्टिंग में जब मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो ज़रूर देखिए मैं कैसे करवा रहा हूँ. उसके बाद सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैं इसमें होमवर्क में दूंगा. कहीं चीज़ें नहीं आती है आपको तो आप ज़रूर मुझे मेल करेंगे. आइए पहले क्वेश्चन पे जाते हैं. ब्रीफली डिस्कस एक्सप्लेन वाई EBIT EPS एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट वाइल डिजाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. सो मुद्दे पे आते हैं सर. हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का चैप्टर शुरू किया था. इस कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में हमने डिसीजन क्या लेना है सर कि ऑप्टिमल कब कहेंगे कि कंपनी में जो कैपिटल स्ट्रक्चर का बैलेंस शीट में जो पोर्शन होता है ये होता है. इसके अंदर आपका इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, लोन, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, ब्रीफली एक्सप्लेन करो या डिस्कस करो व्हाई EBIT EPS एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर. अब सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं EBIT EPS एनालिसिस होता क्या है. जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो क्वेश्चन में आपको ये दिया रहेगा कि सर आपको कैपिटल रेज करना है लेट से 100 करोड़ का. ठीक है. अब 100 करोड़ में आपको ना 3 ऑप्शन देंगे वो लोग कि 100 करोड़ लाना कहाँ से. पहला ऑप्शन रहेगा इक्विटी से 50 करोड़ ले आओ, डेट से 50 करोड़ ले आओ. दूसरा ऑप्शन रहेगा इक्विटी से 100 करोड़ ले आओ. तीसरा ऑप्शन रहेगा इक्विटी से 25 ले आओ, डेट से प्रेफरेंस से 75 ले आओ. सो ऐसे मोस्टली 3 ऑप्शन रहेंगे, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस. ठीक है, मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ. अब तीनों केस में अगर आप देख रहे हो तो ये तीनों केस में मेरे कंपनी में कितना पैसा आ रहा है, 100 करोड़. मेरा तो पर्पस सॉल्व हो गया, जिस पर्पस के लिए मेरे को पैसा चाहिए था वो पैसा तो आ गया, लेकिन फर्क कहाँ पड़ेगा सर. ध्यान दो, अगर आपकी कंपनी में सिर्फ डेट रहता है इक्विटी के अलावा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर प्रेफरेंस रहता है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ता है. अल्टीमेटली फर्क कहाँ पड़ेगा, अर्निंग पर शेयर पे. कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देंगे. और मान के चलिए कि ये जो डेट लाया ये आपने 10% पे लेके आए हैं, और प्रेफरेंस जो लाया ये आपने 20% पे लेके आए हैं फिलहाल के लिए. ठीक है. इक्विटी पे तो इक्विटी डिविडेंड होता है, कभी पे किया कभी नहीं पे किया, उसका कोई रेट नहीं होता. और मान के चलिए कि अब यह है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. हम सर डायरेक्ट EBIT से क्यों शुरू कर रहे हैं, ध्यान देंगे. मैं स्टार्टिंग से जाता हूँ. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे सेल्स, और उसके बाद लेते हैं उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे आता है हमारा EBIT. अब इसके बाद हम माइनस करते हैं सर इंटरेस्ट, तो आता है हमारा EBT. इसके बाद हम माइनस करते हैं टैक्स, तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स. इसमें से माइनस करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, तो आता है EAT फॉर इक्विटी. इसमें से अब यहाँ तो कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो. डिविडेंड माइनस करने की ज़रूरत नहीं ना, क्योंकि हमको EPS निकालना है, तो आएगा आपका EPS. नाउ फोकस ऑन दिस थिंग. ये जो पूरा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग से लेके एंड तक, हमारे पास में 3 ऑप्शन है 100 करोड़ को लाने के लिए कंपनी में, और तीनों ऑप्शन से इन 2 चीज़ों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता. जिस तरह से सेल्स होना है, एक्सपेंसेस होना है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. सो इसीलिए ये दोनों चीज़ें सेम रहनी है, इसीलिए हम जनरली इसको कंसिडर नहीं करते. मतलब इससे कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, तो अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ें लिख के टाइम वेस्ट करना हो जाता है. ठीक है. सो हम क्या करेंगे सर,
हम इसको उठाएंगे और हम इसको थोड़ा सा ऊपर सरका देंगे, यानी हम शुरू करेंगे EBIT से। अब EBIT तीनों केस में सेम रहेगा। EBIT मान के चलिए आपका है 10 करोड़ का। चलो मान लीजिए आपका EBIT है नहीं 30 करोड़ का EBIT है, वो तीनों केस में सेम रहेगा। अब आपकी बारी आती है इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट आपको पहले वाले केस में लगेगा 5 करोड़ का, क्योंकि 50 करोड़ पे 10% इंटरेस्ट देना है। दूसरे केस में कुछ भी नहीं लग रहा है, तीसरे में भी कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि डेट है ही नहीं सर वहाँ पे। अब यहाँ से फिगर्स बदलना शुरू हो जाती है। ये आता है 25, 30 और 30। अब टैक्स लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, 50% टैक्स है, तो 50% टैक्स हुआ तो 12.5, 15 और 15, बचा कितना सर 12.5, 15 एंड 15। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे सर। प्रेफरेंस डिविडेंड अगर आप माइनस करोगे, सो ध्यान दो, प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन 75 का 20% अगर आप लेते हैं तो वो हो गया 15। अब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी कितना है? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी हियर इज 12.5, 15 एंड 0। अब ले लो नंबर ऑफ शेयर्स। लेट्स से फेस वैल्यू जो है वो है 10 की। सो अगर 10 की फेस वैल्यू लेते हो तो यहाँ नंबर ऑफ शेयर कितने 5 करोड़ आएंगे, यहाँ नंबर ऑफ शेयर 10 करोड़ आएंगे और यहाँ नंबर ऑफ शेयर 2.5 करोड़ आएंगे। मानते हो बात को? 10 से डिवाइड कर दो। सो नंबर ऑफ शेयर 5, 10 और 2.5। यहाँ तो EPS कुछ भी नहीं आएगा आखिरी में, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं बचा अर्निंग्स वालों के लिए, इक्विटी वालों के लिए। यहाँ EPS आएगा 1.5 रुपया प्रति शेयर, यानी कि 1.5 रुपीज़ पर शेयर, और यहाँ आपका कितना आएगा 5, 2, 2.5 रुपया। तो अब आप बताओ आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करोगे? अगर आप देखोगे तीनों ऑप्शन में बिजनेस करने के लिए हमारे पास में 100 करोड़ तो आ गए। सो अब मतलब नहीं अब फर्क नहीं पड़ता किसी और चीज से सिवाय एक के, अर्निंग पर शेयर। कंपनी में पहले वाले ऑप्शन से अगर आप पैसा रेज करते हो, लाते हो, तो पहले वाले ऑप्शन से अर्निंग पर शेयर हाईएस्ट होती है, और EPS हाईएस्ट होना, ज़्यादा होना अच्छी बात है। सो हमारा पर्पस क्या रहेगा? जब भी हमको क्वेश्चन में ये लिखा रहेगा कि सर 100 करोड़ लाने हैं, 3 अलग अलग ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, आप बताओ सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो आप क्या करोगे? EPS निकालोगे तीनों ऑप्शन में और देखोगे सबसे ज्यादा किस में आ रहा है EPS। एक इक्विटी शेयर पे सबसे ज्यादा अर्निंग किस में ज्यादा हो रही है? पहले वाले ऑप्शन में। तो आप फाइनल क्या डिसाइड करोगे? सर 100 करोड़ चाहिए ना आपको, ऐसे लाओ, इक्विटी से 50, डेट से 50। ये है आपका EBIT EPS एनालिसिस। इसको EBIT EPS क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शुरुआत होती है EBIT से, खत्म होता है EPS पे। आई बात आपको समझ में? क्वेश्चन पढ़ते हैं और अब कहानी खत्म करते हैं। यहां पे क्या लिखा हुआ है फिर से देखो, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाई EBIT EPS एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट व्हाइल डिजाइनिंग ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर। हम डिजाइन नहीं कर रहे थे ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तीनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना, यानी पता करना कि ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। और ऐसे टाइम पे EBIT EPS एनालिसिस नहीं हमारी मदद की, और दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो यही सारी चीजें आपके यहाँ पे लिखी हुई है। आगे बढ़े, दूसरा मैं एग्जांपल अभी आपको बात बताता हूँ, और ये वाला पॉइंट हम देख चुके हैं पहले भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन हाउ द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज दो तरह से आता है। एक तो होता है सर डेट पे इंटरेस्ट, प्रेफरेंस डिविडेंड पे, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स पे प्रेफरेंस डिविडेंड। सो एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से ये इंटरेस्ट या प्रेफरेंस डिविडेंड अर्निंग पर शेयर पे डिपेंड करते हैं। मतलब सॉरी, एक्सप्लेन कीजिए कि किस तरह से हाउ द इफेक्ट ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज ऑन EPS depends upon the relationship between the rate of return on asset and rate of fixed charge.
सो फिलहाल के लिए हम एग्जांपल के लिए सिर्फ डेट लेते हैं समझने के लिए, तो इसको हम बाद में कंसिडर करेंगे, या आप सेम टू सेम एप्लीकेशन उस पर भी लगा सकते हो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको फिर से समझाता हूँ। एक्सप्लेन करो किस तरह से इंटरेस्ट जो आप पे करते हो डेट पे, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है ईपीएस पे, यह डिपेंड करता है रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट। आप कितना परसेंटेज कमा रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट पे, असेट यानी कि इन्वेस्टमेंट ले लो यहाँ पे, या आप वो ले लो, वो जो 100 करोड़ रुपए है ना, वो 100 करोड़ पे आप कितना परसेंट कमा रहे हो उसको बोलते हैं आरओआई। हमारे केस में यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट लिखा है, तो असेट और इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम मीनिंग है। सो आरओआई और दूसरा क्या बोला, रेट ऑफ फिक्स्ड चार्ज। अब रेट ऑफ फिक्स्ड चार्ज क्या होता है? फिक्स्ड यानी कि डिबेंचर, उस पे चार्ज लगना है यानी कि इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का मतलब मैं बोल सकता हूँ केडी, यानी कॉस्ट ऑफ डेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है वापस से, बताइए सर ये जो रिलेशनशिप, बताइए सर कि किस तरह से इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ता है ईपीएस पे। ये सॉरी मैं फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, फिर से ध्यान दो। बताइए सर इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट पड़ता है ईपीएस पे, इंटरेस्ट का जो ईपीएस पे इम्पैक्ट पड़ता है वो किस तरह से इन दोनों के रिलेशनशिप में आरओआई और केडी पे डिपेंडेंट है। आरओआई और केडी के रिलेशनशिप पे किस तरह से इंटरेस्ट का इम्पैक्ट ईपीएस पे डिपेंड करता है। सो दो ये चीज हम देख चुके हैं कि आरओआई ज्यादा रहा केडी से तो ईपीएस क्या रहेगा, आरओआई कम रहा केडी से तो ईपीएस क्या रहेगा। अब मैं पीछे जाता हूं और आपको दिखाता हूं एग्जैक्टली हमने ये कहां देखा होगा। आपको ये याद आ रहा है, ये वाली स्क्रीन हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। इंक्रीज इन ईपीएस, सॉरी इंक्रीज इन डेट। अगर आप डेट बढ़ाते हो, ठीक है, तो ईपीएस बढ़ेगा। वापस से समझा रहा हूं, डेट बढ़ाते हो तो ईपीएस बढ़ेगा अगर आरओआई केडी से ज्यादा है तो। फिर से, डेट बढ़ाते हो 1 तो ईपीएस बढ़ेगा 2, अगर आरओआई केडी से ज्यादा है तो 3। ये 3 चीजें होनी चाहिए। दूसरा, अगर आप डेट बढ़ाते हो तो ईपीएस गिरेगा अगर आरओआई केडी से कम है तो। अब एग्जांपल लेना पड़ेगा, ऐसा तो समझ में नहीं आएगा। ये एग्जांपल में लेके मैंने पिछली बार समझाया था आपको, एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले एग्जिस्टिंग सिचुएशन निकालते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग में मान लो इक्विटी मेरे पास में है 50 का, डेट 10% वाला जो है मेरे पास में वो है 50 का। इस तरह से मेरे पास में 100 करोड़ रुपए, ठीक है। ठीक है, अब ईबीआईटी मैंने ले लिया 30 करोड़ का, इंटरेस्ट 5 करोड़ का, ईबीटी 25 का, टैक्स हो गया आपका 12.5, 50% के हिसाब से। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स अगर आप बोलोगे तो 5 है, 50 पे 10%, 10 की वैल्यू से, ठीक है, 50/10, सो 2.5 हो गया आपका ईपीएस। ये एग्जिस्टिंग है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे तो केडी कितना है सर, केडी है 10%, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है सर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, ईबीआईटी 100 पे रिटर्न कितना लोगे, ईबीआईटी वाली वैल्यू होगी, ईबीआईटी इज योर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़। सो ईबीआईटी आरओआई 30 और रिटर्न आपका इन्वेस्टमेंट 100, यानी मैं बोल लूँ 30%। हमारी सिचुएशन अभी जो है वो है आरओआई ग्रेटर दैन केडी वाली, आरओआई ग्रेटर दैन केडी। और अगर आरओआई ग्रेटर दैन केडी है तो अगर आप डेट बढ़ाते हो कंपनी में और
डेट बढ़ाते हो कंपनी में और तो ईपीएस भी बढ़ेगा। चलो सो ध्यान दो, हम कैसे लेंगे इसको। दो चीज़ें देखो अज्यूम कर सकते हैं कि हम ये जो टोटल कैपिटल या तो वो सेम रख के चले या टोटल कैपिटल भी बढ़ा दे। तो दो चीज़ें होगी, अगर आपने टोटल कैपिटल सेम रखा तो इक्विटी कम करना पड़ेगा डेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि टोटल कैपिटल सेम रखना है। नीचे बढ़ा रहा हूँ तो ऊपर कम करना पड़ेगा। और अगर टोटल कैपिटल बढ़ा देते हैं आप तो आपका जो ये 30% का रेशियो ये थोड़ा कम हो जाएगा। सो लेट से हम बढ़ाते हैं, हम एक काम करते हैं, इक्विटी को रखते हैं 50 का 50। डेट बढ़ाना था ना सर, डेट बढ़ाते हैं और इसको कर देते हैं लेट से 100 नहीं करते, हाँ 100 कर देते हैं चलो। सो टोटल कितना हो गया 150। अर्निंग हम सेम रखते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है, अर्निंग सेम रखेंगे 30 का। अब आप बोलो इंटरेस्ट कितना पे करोगे 10 का, डेट पे 100 पे कितना बचा 20, यहाँ पे कितना है, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, 30/100, 30/100 नहीं, हाँ सही बात है यार, गलत नहीं, 30/150 अगर करोगे तो 20% हो जाएगा, 20% ROI। हाँ सही बात है ना सर, ध्यान दो, मैं भी तो गलत हूँ, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। जैसे भी लेना है अपन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 150 का कैपिटल हो गया, अब 150 के कैपिटल पे आपका रिटर्न कितना है 30% का। सो 150 के कैपिटल पे 30% का रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो रिटर्न भी तो बढ़ेगा 45 का। अगर आप कैपिटल सेम रखते हो तो रिटर्न सेम रखो, वहाँ पे नीचे में कैपिटल बदल गया तो रिटर्न बदल गया, क्योंकि ROI कितना है 30% का। सो 150 पे 30% कैलकुलेट करो 45। इंटरेस्ट कितने का पे करोगे 10 का, बचा कितना सर 35। अब आप टैक्स माइनस करो, 35 का अगर आधा आप माइनस करोगे तो 17.5, बचा कितना 17.5। नंबर ऑफ शेयर उतने ही, बोलो 3.5 EPS आते। बढ़ा ना EPS, क्यों बढ़ा, ध्यान दो, EPS बढ़ा क्योंकि ROI ग्रेटर देन KD था। डेट बढ़ाने से EPS बढ़ा, डेट कम करने से EPS गिरेगा। दूसरा साइड में नहीं लेता हूं, कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सिर्फ एक ही साइड ले रहा हूं। अगर आप डेट बढ़ाते हैं तो EPS बढ़ेगा, अगर ROI ज़्यादा है KD से तो। और अगर आपने EPS कम कर दिया, सॉरी, अगर आप डेट बढ़ाते हो और ROI कम है KD से तो EPS गिरेगा। इतना समझ में आया? ये वाला साइड तो आपको दिख ही गया, डेट बढ़ाने से कैसे EPS बढ़ा, कैसे EPS गिरता है ये भी समझा देता हूँ मैं। सो थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे हमको। लेट्स से दूसरी सिचुएशन लेता हूँ मैं, इक्विटी 50, डेट 50, टोटल 100, और हमारा जो प्रॉफिट है KD 10% है, हमको ROI लेस देन KD रखना पड़ेगा। सो 10% से कम का ROI रखो। लेट से हम लेते हैं 8 करोड़ का ROI, 8% का ROI। सो 8 करोड़ हो गया, 8% ऑन 100। इंटरेस्ट पे करोगे 5 का, बचा कितना 3, 3 में 1.5 का आपने दे दिया, क्या बोलते हैं, 3 में 1.5 का आपने दे दिया इंटरेस्ट, सॉरी टैक्स, और EAT हो गया 1.5 का, और ये 5 है, भी डेसिमल्स में आएगा आपका। .30 आता है सर, ये है आपका एग्जिस्टिंग EPS व्हेन ROI इज लेस देन KD। अब ऐसे टाइम पे अगर आप और डेट बढ़ाते हैं तो EPS गिरेगा। 50 का आप एक काम करो 60, 110, 110 पे आप 8% निकाल लो ROI, 110 था ना सर,
8.8, तो इंटरेस्ट माइनस कर दिया 5, 3.8, टैक्स लग जाएगा आपका आई थिंक 1.9, बचेगा 1.9 और 5। मैंने कुछ गलत लिया, यस सर, ध्यान दो, क्योंकि बढ़ सकता ही नहीं। इंटरेस्ट कितना होएगा सर, 10% से अब होएगा इंटरेस्ट 6, तो बचा कितना 2.8, टैक्स लग गया 1.4, बचा कितना 1.4, 5, ध्यान दो 1.4 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 0.28, गिरा ना आपका ईपीएस, देखा। ये वो केस है जहाँ पे ईपीएस बढ़ता है, ये वो केस है जहाँ पे ईपीएस गिरता है, क्योंकि यहाँ पे आरओआई इज ग्रेटर देन केडी है, यहाँ पे सर आरओआई इज लेस देन केडी है। फर्क ये है गिरने और बढ़ने का, रीजन जो मैंने आपको बताया वो ये है। और आपने दोनों केस में क्या किया सर, डेट बढ़ाया है। और अगर आप डेट कम करते दोनों केस में तो एग्जैक्ट अपोजिट होता। इस केस में अगर आप मान लो डेट कम करते तो ईपीएस भी कम होता, और इस केस में ईपीएस बढ़ता। सीधी बात है, ये तो मतलब नॉर्मल सी समझने वाली बात है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर थिंग इज। वापस आते हैं मुद्दे पे, आप लिख जरूर लेना वहां से। ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वही चीज मैं आपको रिपीट करके दिखाता हूँ वापस। इफ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट यानी कि आरओआई इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, यानी कि वो क्या बोलता है, आरओआई इज ग्रेटर देन केडी। हमने क्या लिया था सर, 30% इज ग्रेटर देन 10%। देन द इंक्रीजिंग यूज ऑफ फिक्स्ड चार्ज फाइनेंसिंग, यानी कि अब यहाँ पे आप अगर डेट बढ़ाते हैं, दिख रहा है आपको, अब अगर यहाँ पे आप डेट बढ़ाते हैं विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन ईपीएस, तो उससे ईपीएस बढ़ेगा। आई क्या बात समझ में आपको। और देखो ऑन द अदर हैंड, अगर रेट ऑफ रिटर्न ऑन असेट यानी कि आरओआई इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग यानी कि केडी, हमने क्या लिया था सर, आरओआई 8% इज लेस देन कॉस्ट ऑफ डेट 10%, देन द इफेक्ट मे बी निगेटिव यानी कि गिरेगा। देयरफॉर इंक्रीज इन द यूज ऑफ डेट, अगर आप डेट बढ़ाते हैं तो ईपीएस गिरेगा। आई समझ में बात, ये दिमाग में बिठा लो, ये आगे बहुत काम आएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है, सिर्फ फॉर्मूला रट के नहीं होता सर। फिर नहीं बोलना तेरा भाई कर लेगा, ऐसे नहीं होता, कोई भी भाई नहीं कर सकता यहाँ पे। आओ अगले वाले मुद्दे पे बात करते हैं। देखो यार, मैं अगर प्रैक्टिकली बोलूँ तो ये दो चीज़ें थी जो आपकी मेन बात थी। इस पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस डिपेंड करते हैं। एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, चलो ब्रीफली एक्सप्लेन। मैं क्या बता रहा था, मैं कुछ बता रहा था। हाँ, इन दो क्वेश्चंस पे काफ़ी ज़्यादा, इन जो दो पिछले क्वेश्चन हमने देखे उस पे 80% आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो प्रैक्टिकल इसमें आएंगे। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि ध्यान में देना ज़रूरी है। जहाँ जहाँ मुझे लगता है मैं बोलूँगा कि आप ये पढ़ लो, कहानी सिंपल हो जाएगी। ब्रीफली एक्सप्लेन द रीज़न वाई द चॉइस इज जिल्टेड इन फेवर ऑफ डेट फाइनेंसिंग while choosing between debt financing and issue of preference shares at the time of deciding fixed financial charge financing। ऐसे नहीं समझेगा सर, जब तक कुछ लिखो नहीं तब तक कैसे समझेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपको 100 करोड़ रुपए रेज करना है, इक्विटी है 50 करोड़ की, ठीक है। तो दो ऑप्शन देता हूँ, बाकी का 50 करोड़ डेट से लेके आ जाओ या बाकी का 50 करोड़ प्रेफरेंस से लेके आ जाओ। तो दो ऑप्शन कौन से है, 50 का डेट लाना कि 50 का प्रेफरेंस लाना, टोटल 100 करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये बोलता है कि जब ऐसी सिचुएशन हमारे पास में आती है तो क्यों ऐसा होता है कि हम डेट सिलेक्ट करते हैं और हम प्रेफरेंस सिलेक्ट नहीं करते। ऐसा क्या होता है, क्यों प्रेफरेंस के बजाय डेट को हमने सिलेक्ट करना चाहिए कभी भी रियल लाइफ में अगर हमको लोन लेने की जरूरत पड़े। आप प्रैक्टिकली एक काम करो, उठा के देखो बैलेंस शीट, एनुअल रिपोर्ट निकाल के देखो कंपनीज की, डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा मिलेगा, प्रेफरेंस का नहीं मिलेगा। कुछ कुछ कंपनीज में प्रेफरेंस है ही नहीं। इक्विटी के बाद अगर कहीं से पैसा लाना होता है तो लोग पहले क्या प्रीफर करेंगे, डेट प्रीफर करेंगे, प्रेफरेंस नहीं प्रीफर करते।
और यही रीज़न है, यही क्वेश्चन का आंसर अब हमको देना है। और 2 रीज़न बताऊंगा सिर्फ, इन्हीं 2 रीज़न की वजह से लोग डेट लेके आ जाएंगे कंपनी में, प्रेफरेंस नहीं लाएंगे। ध्यान दो, ये मेरा EBIT है, ये मेरा इंटरेस्ट है, ये मेरा EBT, ये मेरा टैक्स, ये मेरा EAT, ये मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड, ये मेरा EAT फॉर इक्विटी। ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो या EPS कर लो, ये आखिरी की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कंपनी में डेट लेके आते हो तो इंटरेस्ट यहाँ पे लगाओगे, और अगर प्रेफरेंस लेके आते हो तो आप प्रेफरेंस डिविडेंड यहाँ पे लगाओगे। सबसे पहला रीज़न देता हूँ, और जो मेन रीज़न है कि अगर आप डेट लेके आते हो तो जो उस पे खर्चा उठाते हो उस पे होती है सर टैक्स की सेविंग, लेकिन उतने ही अमाउंट का प्रेफरेंस लेके आए और उसके ऊपर जो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, कोई टैक्स की बचत नहीं होती आपको। यानी कि अगर मैं इस पर्सन को, और ये 2 पर्सन है, मैं इस पर्सन को 5 रुपए दे रहा हूँ और इस पर्सन को भी 5 रुपए दे रहा हूँ, लेकिन इस पर्सन को 5 रुपए देने के बाद मुझे टैक्स की जो अमाउंट है 2.5 रुपए से कम देनी पड़ रही है, यानी कि दिस इज माई सेविंग्स, क्योंकि इसको जो 5 रुपए दिया था मैंने, वो मैं एज एन एक्सपेंस चार्ज करूंगा, जिससे मेरी टैक्स की लाइबिलिटी कम आएगी। लेकिन जो प्रेफरेंस में मैंने 5 दिया है सेकंड वाले केस में, यहाँ पे टैक्स मेरा कुछ भी कम नहीं होता, यानी उसको 5 तो दू ही, और जो पहले टैक्स दे रहा था वो मेरे को अभी भी देना पड़ रहा है। तो मेरे को अगर कहीं कुछ फ़ायदा मिल ही नहीं रहा है तो मैं क्यों प्रेफरेंस शेयर्स मार्केट में इशू करवाऊंगा। पहला रीज़न, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। दूसरा रीज़न, मार्केट में नॉर्मली कॉस्ट ऑफ डेट कम होती है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। रियल लाइफ है, प्रेफरेंस शेयर्स पे नॉर्मली कॉस्ट ज़्यादा होती है। जैसे 12% ये है तो ये 8% में मिल जाएगा, ये 10% में लोन मिल जाएगा आपको। तो ये अब है तो है, मार्केट में जैसा है, रिस्क के हिसाब से होता है। ध्यान दो, डेट बहुत कम रिस्की है इसलिए 8%, प्रेफरेंस उससे ज़्यादा रिस्की होता है इसलिए उस पर लोग 12% एक्सपेक्ट करते हैं, और इक्विटी उससे भी ज़्यादा रिस्की होता है इसलिए लोग इस पे 15 या 20% एक्सपेक्ट करते हैं। ये रेशो बढ़ता जाता है, जितना ज़्यादा रिस्क है सिक्योरिटी में उतना उसकी एक्सपेक्टेशन। सो कंपनी को कॉस्ट इसकी कम पड़ रही है लेकिन प्रेफरेंस की ज़्यादा पड़ रही है। 1 सेकेंड होल्ड करना। तो बात ही खत्म। 2 चीज़ें मैंने बताया, ध्यान देना, इसके 2 रीज़न, टैक्स सेविंग्स ऑन डेट या सॉरी इंटरेस्ट, एंड दूसरा यानी कि ध्यान दो, अगर आपकी अर्निंग 50-50 करोड़ की है और इस केस में 5 करोड़ का डेट जा रहा है, ठीक है और इस केस में आपका अब क्योंकि कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर्स की हायर है तो इस केस में मान के चलते हैं, चलो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल और लेते हैं, मैं प्रॉपरली लिख देता हूँ। ये डेट वाला ऑप्शन है और ये प्रेफरेंस वाला ऑप्शन है। अर्निंग आपकी, अच्छा, इंटरेस्ट जो है यहाँ जाएगा तकरीबन 8 करोड़ का, लेट से 8% है तो यहाँ जाएगा 12 करोड़ का, अगर 12% है तो ऊपर से यहाँ पे आपको टैक्स सेविंग भी होगी, लेट से 30% अगर आपकी टैक्स का रेट है तो 8 तक 24, 2.4, यानी कि नेट आपके कंपनी से जो जेब से जाएगा कैश आउटफ्लो दैट विल बी 5.6 एंड 12। कितना डिफरेंस है देखो। और दोनों केस में डेट वालों से 50 करोड़ मिले, इससे भी 50 करोड़ मिले, या अगर 8 और 12% का रेट लेते हैं हम तो यहाँ से 100 करोड़ मिले और यहाँ से 100 करोड़ मिले। दोनों से पैसा तो सर 100 करोड़ ही इस्तेमाल करना है, लेकिन आप देखो नेट में आउटफ्लो किस में कम है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे सर 5.6 का जेब से पैसा जा रहा है 100 करोड़ इस्तेमाल करने के लिए, और यहाँ पे 12 जा रहा है, यानी कि नेट कॉस्ट जो पड़ रही है
आफ्टर टैक्स दैट इज 5.6% एंड 12%। बोलो अगर मैं आपको लोन दूँ 5.6% से या 12% से, आप कौन सा लोन प्रेफर करोगे? 5.6 वाला यूज़ करोगे ना, इसीलिए सब लोग डेट की तरफ जाते हैं, प्रेफरेंस की तरफ नहीं जाते। यही चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। Rate of interest payable on debt instrument on loans is generally lower than that on preference shares, and there is a tax saving, tax deductible interest होता है। सो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानी पी लूँ? आप अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख लो यहाँ से थोड़ी देर तक, 2-5 मिनट ले लो सर। चलो सर अब हम बढ़ते हैं आगे। सॉरी फॉर द डिले, स्क्रीन भी बंद हो गई थी, मुझे पता ही नहीं चला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दो। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ब्रेक इवन एंड इनडिफरेंस एनालिसिस। यही सर आप निकालोगे बहुत बार। दो चीजें बताता हूं मैं आपको। फाइनेंशियल ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है और इनडिफरेंस एनालिसिस का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन और इनडिफरेंस एनालिसिस, इन दोनों के केस में हमको क्या निकालना है? EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ब्रेक इवन का मतलब होता है जहां पे मुझे ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, और जहां पे मुझे फायदा भी नहीं है नुकसान भी नहीं है, इसका मतलब मेरा EPS 0 आना चाहिए। EPS 0 आया, इसका मतलब ना मुझे फायदा हुआ ना मुझे नुकसान हुआ। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है सर? जितने भी मेरे पास ऑप्शंस दिए हो, 2 हो 3 हो, जैसे यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे अगर आप ध्यान दोगे सो 2.5 1.5 EPS जो आया था आपका, और अगर आप देखोगे यहां पे तो ये 0 ही है, इसको तो 0 ही लेंगे ना, नेगेटिव लॉस तो है नहीं आपका यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि सर आप ऐसा
अब मैं आपको यहाँ नहीं अलग करके बताता हूँ, क्योंकि यहाँ ना कचरा हो जाएगा फिर। 100 करोड़ लाने हैं सर, ठीक है, 100 करोड़ लाने हैं और हमारे पास में 3 ऑप्शन है, इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस के। पहले ऑप्शन में आप 100% इक्विटी लेके आओगे, दूसरे ऑप्शन में आप 50 करोड़ का इक्विटी 50 करोड़ का डेट लेके आओगे, तीसरे ऑप्शन में 50 का इक्विटी 50 का प्रेफरेंस लेके आओगे। और भी ऑप्शंस बना लो, डेट और प्रेफरेंस। इक्विटी तो रहेगा ही रहेगा, कंपनी तभी तैयार होती है जब कंपनी में इक्विटी शेयर, ठीक है। डेट है 10% का, प्रेफरेंस है लेट से, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा होती है तो हम मानते हैं 15%। अब आपका नॉर्मल तरीका क्या होता है, आप निकालते हो EBIT, उसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट, फिर लोगे EBT, फिर माइनस करोगे टैक्स, फिर लोगे EAT, फिर माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर आएगा EAT फॉर इक्विटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर, EPS। ये आपका पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मैंने क्या बताया कि जहां पे मुझे कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होता। सो ध्यान दो, फायदा या नुकसान नहीं होने के लिए तीनों ऑप्शन में आपका EPS 0 आना चाहिए, ये कंडीशन बन जाती है। तभी आप बोलोगे कि आपको ना फायदा हो रहा ना नुकसान हो रहा, ठीक है। ये एक थी चीज। अब आप नंबर ऑफ शेयर, ब्रेक इवन पॉइंट में क्या निकालना है मैं बताता हूँ। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ऐसा लेवल प्रॉफिट का, प्रॉफिट कौन सा सर, ये ऐसा प्रॉफिट का लेवल बताओ, तीनों केस में ये प्रॉफिट का लेवल सेम रहेगा और तीनों जगह पे वो सेम प्रॉफिट रखो, EPS 0 ही आएगा। यानी कि मैं कोई सा भी फाइनेंशियल प्लान चूज करूं, पहला 100 करोड़ इक्विटी, दूसरा इक्विटी डेट इक्वल, इक्विटी प्रेफरेंस इक्वल, तीसरा कोई सा भी प्लान मैं चूज करूं, मेरा अर्निंग पर शेयर 0 आएगा। सो ऐसा हमको EBIT निकाल के देना है, ठीक है। तो धीरे धीरे पीछे आओ। नंबर ऑफ शेयर पहले केस में अगर आप 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लेते हैं तो 100 करोड़ के हिसाब से यहाँ पे 10 करोड़ के शेयर्स हो जाएंगे, और यहाँ पे 5 करोड़ के शेयर, और यहाँ पे 5 करोड़ के शेयर। और अब 10 हो 5 हो 5 हो फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स फॉर इक्विटी 0 आया तो EPS 0 आएगा, और वो अगर निगेटिव या प्रॉफिट या पॉजिटिव आया तो EPS भी निगेटिव और पॉजिटिव आएगा। यानी कि EAT फॉर इक्विटी कितना आना चाहिए, 0, तभी जाके EPS 0 आएगा। और ऊपर बढ़ते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड इस केस में नहीं है, इस केस में नहीं है, इस केस में है। इस केस में कितना लगेगा सर, 15% ऑन 50, 7.5। तो EAT कितना आना चाहिए सर, 0, 0 और 7.5। देख लो, 0-00, 0-00, और अगर लास्ट में देखोगे तो 7.5 में से 7.5 गए 0। यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना आना चाहिए, 0, 0 और 7.5। अब अगर आप टैक्स का रेट 50% पकड़ लो तो टैक्स 50, टैक्स यहाँ पे हो गया 0, 0 और ये आ जाता है आपका 7.5 का टैक्स रेट। मतलब इस पे लगाया आपने 50%, नहीं ये 50 है ना, हाँ ठीक है। तो उसके हिसाब से आपका EBT आ जाएगा 15 पे 50% लगाया, 7.5 का टैक्स, 7.5 में से 7.5 बचा। यहाँ टैक्स 0 तो ये 0, ये 0। अब देखो EBIT का लेवल बताना है आपको, तीनों केस में कितना होना चाहिए कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। अब तीनों केस में अलग अलग आएगा EBIT। इंटरेस्ट इस केस में नहीं लगेगा, इस केस में 5 का लगेगा, और इस केस में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और यहाँ पे EBIT कितना होना चाहिए, 0, 0 माइनस 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। यानी 100% अगर इक्विटी कहीं पे है तो EBIT भी 0 होना, तब जाके EPS 0 आएगा। और यहाँ अगर आप लोगे तो 5 - 5 करूँगा तभी 0 आएगा, और यहाँ 15 - 0 करूँगा तो 15 आएगा। यानी दिस इज़ माई ब्रेक इवन पॉइंट।
तीनों का अलग अलग आएगा, सॉरी मैंने गलती से स्टार्टिंग में बोला था कि सेम आएगा, तीनों का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, हर फाइनेंशियल प्लान का अलग ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। यानी कि बोलने का मतलब अगर मैं कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्लान चूज करता हूं तो कम से कम कितना कमाना चाहिए कि मेरी अर्निंग पर शेयर 0 आए, यानी कि मैं एट पार रहूं, ना नुकसान ना फायदा। अब इसके ऊपर जितना भी मैं कमाऊंगा वो सारा का सारा मेरा ईपीएस में ऐड होता जाएगा, इक्विटी के लिए अच्छा है। पहला वाला केस 100% इक्विटी है, 0 ईबीआईटी में से इंटरेस्ट 0 गया, ईबीटी 0, टैक्स 0, ईएटी 0, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं और ईएटी 0, तो सब कुछ 0 0 0 0 0 है और ये हमेशा लागू रहेगा। दूसरा केस अगर आप देखोगे तो आपने 5 करोड़ की कमाई की, उसमें से 5 करोड़ का तो इंटरेस्ट चला गया, फिर बचा कितना 0 और फिर आगे सारा 0। आप प्रेफरेंस डिविडेंड तक देखोगे, प्रेफरेंस डिविडेंड वाले ऑप्शन में जो लास्ट वाला ऑप्शन है, तो पहले आपने 15 कमाया, उसमें से इंटरेस्ट तो 0 है, बचे कितने 15, 15 में से आधा दे दिया टैक्स, बचे कितने 7.5, 7.5 में से 7.5 का डिविडेंड दे दिया, बचा कितना 0। एक चीज नोट करना, जहां पे डिविडेंड वाला ऑप्शन है, जस्ट डिविडेंड देने के पहले का प्रॉफिट 0 आना चाहिए, या सॉरी उतना ही आना चाहिए, डिविडेंड देने के बाद मान लो 0 आना चाहिए। सो ये आ गया डिविडेंड देने के बाद 0, या आप ये बोलो कि जितना डिविडेंड है उतना ही मेरा प्रॉफिट आना चाहिए उसके पहले का। और अगर डेट के केस में इंटरेस्ट पे करते हो तो जस्ट इंटरेस्ट पे करने के बाद का प्रॉफिट 0 आना चाहिए, डिविडेंड पे करने के बाद, डिविडेंड पे करने के बाद का प्रॉफिट 0, इंटरेस्ट पे करने के बाद का प्रॉफिट 0। और इक्विटी में तो कुछ देना ही नहीं पड़ता, मतलब इक्विटी डिविडेंड देना पड़ता है लेकिन ईपीएस के बाद, कैलकुलेशन के बाद आता है, ईपीएस में वो आता ही नहीं है। सो यहाँ पे यही 0 होना चाहिए। ये 3 लेवल है जहाँ पे वैल्यू सेम होनी चाहिए। ये जो अपन ने कैलकुलेट किया और ये जो आगे हम क्वेश्चंस में कैलकुलेट करेंगे, इसको कहते हैं फाइनेंशियल ब्रेक इवन। सो ध्यान देंगे मेरी बात पे। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज द मिनिमम लेवल ऑफ ईबीआईटी। कम से कम इतना आपने ईबीआईटी कमाना है। कितना था हमारा? 0, 5 और 15। नीडेड टू सेटिस्फाई ऑल द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। कितने फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस होते हैं? इक्विटी के केस में तो कुछ नहीं होता, डेट के केस में इंटरेस्ट होता है और प्रेफरेंस शेयर के केस में प्रेफरेंस डिविडेंड होता है, यानी कि इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड। ये सारा सेटिस्फाई करने के लिए कम से कम कितना हमको ईबीआईटी रखना पड़ेगा? 5, 15। इफ द ईबीआईटी इज लेस देन द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जरा सा सोचो सर, मेरे को दूसरे वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट 5 का देना था और अगर मेरा ईबीआईटी यहाँ पे 4 का होता तो मेरा ईबीटी निगेटिव में आता और आखिरी में जाके ईपीएस भी निगेटिव में आता। प्रेफरेंस डिविडेंड 7.5 का देना था, अगर 7.5 से कम का ईबीआईटी यानी 15 से कम का मैं 14 भी ले लूँ ईबीआईटी तो मेरा ईपीएस निगेटिव जाएगा। सो कम नहीं होना, EPS will be negative. But if the expected EBIT is more than the break even, जो भी break even हमने निकाला, कौन सा break even था सर? 0, 5 और 15 का ये break even है। इससे अगर ज्यादा रहा EBIT तो EPS पॉजिटिव आएगा, इससे कम रहा EBIT तो EPS नेगेटिव आएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए एक रूल तो आप बना सकते हैं, ठीक है। EPS आपका पॉजिटिव आएगा अगर EBIT ग्रेटर देन ब्रेक इवन EBIT, एक्चुअल EBIT, और ये निगेटिव आएगा अगर एक्चुअल EBIT इज लेस देन ब्रेक इवन EBIT। ये लिख लो, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं सर, ये भी कहानी हुई खत्म। समझे क्या? लास्ट वाला पॉइंट इस केस में, इनडिफरेंस एनालिसिस क्या होता है? इनडिफरेंस एनालिसिस सर इस लेवल की EBIT है। दोनों में हम ध्यान देना, इन दोनों केस में हम निकालते क्या है? EBIT और EBIT। पहले वाले केस में हमने EBIT निकाला ताकि EPS को 0 कर सके, तभी हम बोलेंगे कि वो ब्रेक इवन पॉइंट है EBIT का। ब्रेक इवन क्या है सर? EBIT है,
तभी ईपीएस जीरो आ रहा है। और इंडिफरेंस एनालिसिस में हम ईबीआईटी निकालेंगे ताकि दो ऑप्शन में ईपीएस इक्वल आ सके। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है ये समझो पहले तो। इंडिफरेंस का मतलब होता है कि सर मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दो ऑप्शन है मेरे पास में, दो ऑप्शन है सर, ध्यान दो। कितना लाना है सर? 100 करोड़ लाना है। एक ऑप्शन है इक्विटी डेट 50-50, दूसरा ऑप्शन है इक्विटी प्रेफरेंस 50-50। दो ऑप्शन मैंने आपको दिए, प्लान 1, प्लान 2। और इस पे अगर इंडिफरेंस एनालिसिस करना है, इसका मतलब इस ऑप्शन में इंडिफरेंस मतलब इन दोनों ऑप्शन में कोई भी फर्क नहीं रहना चाहिए। कोई भी ऑप्शन में चूज करूं, कंपनी कोई भी ऑप्शन चूज करे, ईपीएस विल बी सेम। या फिर मैं ऐसे निकालता हूं, इसका और इसका सेम ईपीएस आएगा। अगर किसी प्रॉफिट या ईबीआईटी के लेवल पे दोनों ऑप्शन का ईपीएस सेम आता है, इसका मतलब वो ईबीआईटी जो आपने निकाला दैट इज द इनडिफरेंस पॉइंट। मतलब इस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी पे, इस पॉइंट ऑफ ईबीआईटी पे आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान दो। One method of considering the impact of various financing alternatives on earning per share is to prepare EBIT chart or the range of earning charts. This chart shows the likely EPS at various probable EBIT level. अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे 2-3 लाइन निकालिए। ये मान लो आपका है EPS और ये है आपका EBIT। यह है डेट प्लस इक्विटी वाला ऑप्शन, और लेट से यह है डेट प्लस प्रेफरेंस, सॉरी इक्विटी प्लस प्रेफरेंस वाला ऑप्शन। ठीक है, ये वाला छोड़ दो पॉइंट। अब आप अगर ध्यान दोगे तो इन दोनों पॉइंट का मिलाप यहाँ पे होता है सेंटर में, यानी कि आपका ईपीएस इतना होगा, यानी सेम इस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे। ये होगा ईबीआईटी का लेवल और ये होगा आपका ईपीएस। दोनों का ईपीएस इतना होगा इस लेवल ऑफ ईबीआईटी पे। मतलब अगर आप इतना कमाते हैं इस लेवल ऑफ ईबीआईटी में, तो जो ये जो मैं रेड लाइन दिखा रहा हूँ ना, अगर आपकी ईबीआईटी इतनी है तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ईपीएस पे, ईपीएस विल बी सेम। बट अगर यहां से ईबीआईटी कम हुआ तो एक साइड झुक जाओगे। कौन सी साइड झुकोगे ये बोलना पड़ेगा। और अगर यहां से ईबीआईटी बढ़ा तो आप एक साइड झुक जाओगे, दूसरी साइड। कौन सी साइड झुकोगे ये हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि सर निकालना कैसे। इंडिफरेंस पॉइंट निकालना यानी कि ऐसा ईबीआईटी निकालना, ध्यान देना दोनों में निकालना क्या है सर, ईबीआईटी निकालना है। ऐसा ईबीआईटी निकालना कि दोनों ऑप्शन के ईपीएस की वैल्यू सेम हो। द ईपीएस में गो डाउन इफ अनदर, ये तो छोड़ो, ठीक है। दिस इज नोन एज EPS equivalency point or indifference point, since this shows that between the two given alternatives of financing, ठीक है, EPS would be same at the given level of EBIT। अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझाऊंगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे तो समझ में नहीं आना। हम पुराना ही एग्जांपल ले क्या? चलो ठीक है, जाने दो। हमने क्या बोला सर, हमारे पास में दो ऑप्शन है, इक्विटी डेट, इक्विटी प्रेफरेंस। सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन, 50-50, 50-50। 10 रुपये की वैल्यू है इक्विटी की, तो इक्विटी नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए सर? 5 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर हो गए इक्विटी के। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर 5 करोड़ के। डेट का परसेंटेज आप ले लो 10% और प्रेफरेंस का परसेंटेज ले लो 12% ले लो, ईजी जाएगा। प्रेफरेंस का आपने 12% ले लिया। टैक्स का रेट ले लो 50% समझने के लिए। अब इनडिफरेंस पॉइंट निकालना है। सबसे पहले तो मैं वही वाला चार्ट निकाल के देता हूं आपको। ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स,
EAT, प्रेफरेंस डिविडेंड, EAT फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर, EPS। ऐसे ही निकालते हैं हम EPS दोनों केस में। हमारा क्या बोलना है, दोनों केस में EPS सेम होना चाहिए। हमको नहीं पता कितना होना चाहिए, लेकिन सेम होना चाहिए। क्या आप इस टेबल को, इस चार्ट को फॉर्मूले के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो? यस सर, कर सकते हैं। आपने क्या बोला सर, दो ऑप्शन है और दोनों का EPS सेम होना चाहिए, यानी EPS ऑफ ऑप्शन 1 शुड बी इक्वल टू EPS ऑफ ऑप्शन 2। अब आप EPS ऑफ ऑप्शन 1 कैसे निकालेंगे? फॉर्मूले में लिख रहा हूँ वही सारी चीज़ें जो मैंने ऊपर में टेबल में लिखी है या चार्ट में लिखी है, ध्यान देना। सबसे पहले हमने क्या लिया, EBIT। इस वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट है ना, पहले वाले में, तो हमने क्या किया सर, बाद में इंटरेस्ट माइनस किया। तो बताओ EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या आया? EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या आया आपका, EBT आया। अब आप इस EBT में से टैक्स माइनस करोगे, तो मैंने 1 माइनस टैक्स कर दिया। क्या आया, अर्निंग आफ्टर टैक्स आया। सिर्फ टैक्स लिखता मैं तो टैक्स अमाउंट आती, लेकिन मुझे आफ्टर टैक्स चाहिए तो 1 माइनस टैक्स किया, ठीक है, डिवाइडेड बाय अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इसमें कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, जीरो, इस केस में कुछ भी नहीं है, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो EPS आएगा। अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करोगे तो EPS आएगा ना। अब इसको मैं थोड़ा सा सरका लेता हूं। तो क्या जो मैंने ऊपर में EPS लिखा उसका फॉर्मूला नीचे वाला सही है? हाँ सर सही है, शुड बी इक्वल टू। नाउ ये तो कंफर्म है कि ये जो EPS आया शुड बी इक्वल टू द EPS ऑफ सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन का EPS कैसे निकलेगा, EBIT। इसमें कोई इंटरेस्ट है क्या सर, नहीं है, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे, ज़ीरो। सेम चीज़ इधर वाली उधर लिख दो। फिर आप करोगे 1 माइनस टैक्स, फिर आप करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस, और फिर आप करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। धीरे धीरे हम वैल्यूज़ लिखना शुरू करते हैं, ध्यान देना। पहले के केस में EBIT तो निकालना है हमको क्या निकालना है, इस पूरे केस में EBIT कितनी होनी चाहिए। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी आएगी, 5 करोड़ की आएगी 10% के हिसाब से। टैक्स रेट था 50, तो मैं लिख दूँ 1 माइनस 0.50। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं था तो 0 लिख दिया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 5। देन इधर भी EBIT कुछ भी नहीं, माइनस इंटरेस्ट 0 है तो 0। 1 माइनस टैक्स इज 1 माइनस 0.50। प्रेफरेंस डिविडेंड कितना आएगा, 50 पे 12% यानी कि 6, डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे भी इक्विटी शेयर सेम है ना, 5। ज़रूरी नहीं हर बार इक्विटी शेयर सेम होगा। सो इस तरह से आपने ये दोनों लिख लिया। अब इसको सॉल्व करो, ध्यान दो। अगर मैं सॉल्व करने बैठूँ तो ये आता है 0.50 EBIT माइनस 2.5 डिवाइडेड बाय 5 शुड बी इक्वल टू 0.50 EBIT माइनस 6 डिवाइडेड बाय 5। अब अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों साइड के 5 में कैंसिल कर सकता हूँ डायरेक्टली, और अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि आपको आगे जाके, ध्यान देना, क्योंकि आपको आगे जाके ये 5 और ये 5 सेम नहीं रहने वाले, तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। सो 5 इंटू 0.5 EBIT करोगे तो ये आएगा 2.5 EBIT माइनस 12.5, और इधर जाएगा तो 2.5 EBIT। अपन ने कुछ गलत लिया, इत्तेफाक से फिगर्स ऐसी आ रही है कि इसमें कोई इंडिफरेंस पॉइंट नहीं आएगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 5 इंटू 0.5 EBIT 2.5 होता है। चलो फिर एक थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमको, मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, नहीं तो आप एकदम वो वाले स्टेज पे पहुँच रहे हो जो कंफ्यूजिंग है, इसीलिए थोड़ी सी वैल्यूज़ बदलना ज़रूरी। दूसरा ऑप्शन कुछ इस तरह से है, मान के चलो 40/60 इंटू 12%, ठीक है।
तो है तो 100 करोड़ ही। सो क्योंकि 40 है तो ये फिगर्स कुछ बदल जाएगी। एक सेकंड होल्ड करना। ध्यान दो, अब 60 पे 12% अगर आप लगाओगे तो 7.2 आएगा, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके 4 आएंगे, 7.2 और ये 4। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। सो दिस विल गो टू 2 EBIT माइनस 8 और 2 10 इक्वल टू 2.5 EBIT माइनस 7.2 इंटू अगर आप 5 करोगे 36 आता है, यानी कि 36। ये आ गया आपका इक्वेशन। अब आप ये EBIT वाली जो साइड है ये एक साइड में ले लो, ठीक है। तो मैं 2 EBIT को उधर भेज देता हूँ, कैसा दिखेगा सर? 2.5 EBIT माइनस 2 EBIT, और 36 को इधर लेके आ जाता हूँ, -10 प्लस 36। सो इधर बचा 26 और इधर बचा 0.5 EBIT। अब अगर आप सॉल्व करोगे तो EBIT की वैल्यू आएगी 72 करोड़, सॉरी 52 करोड़। फाइनली क्या निकालना था सर? EBIT ही निकालना था। और ये 52 करोड़ क्या है अब मैं समझा देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ, सॉरी। इफ EBIT is 52 crore, then EPS in both alternatives of financing will be same। यकीन नहीं होता? दोनों में EPS सेम होगा, करके देखें। 52 करोड़ लेके, यही वाला था ना जगह, ध्यान दो। 52 करोड़ लिया, इंटरेस्ट 5 करोड़ का माइनस करोगे, आता कितना है आपका? 47 करोड़। टैक्स कितना माइनस होएगा सर? 50% था, 47 का अगर 50% लगाओगे तो 23.5, बचा कितना? 23.5। प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं, तो बचा कितना? 23.5। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है आपके 5, तो पता लगाओ। $23.5 डिवाइडेड बाय 5, 4.7। सो 4.7 रुपीज़ पर शेयर आ रहे हैं। यही सेम EBIT हम दूसरे में लेके देखते हैं। 52, इंटरेस्ट कितना? 0, बचा कितना? 52। 52 का आधा आप अगर 26 माइनस कर दोगे, बचा कितना? 26। 26 में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, कितना माइनस करोगे? 7.2, है ना। 26 में से 7.2 माइनस करो, 18.8। बताओ इक्विटी शेयर इस केस में कितने? 4 करोड़ है, क्योंकि 40 ही लिया था अपन ने। सो 4 18.8 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है सर? 4.7। देखो बताओ दोनों केस में EPS सेम आया कि नहीं आया? क्या निकालना था हमको? EPS भी पहले नहीं पता था। ये टेबल मैंने खाली इसीलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें कुछ लिख ही नहीं सकते। स्टार्ट कहाँ से करना वो भी नहीं पता था, एंड कहाँ पे होगा वो भी नहीं पता था, इसीलिए इसी को फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। ये जो आपने क्या निकाला पता है आपको? फॉर्मूले से आपने निकाला है कि कितना मेरा EBIT होना चाहिए कि दोनों का EPS सेम आए। देख लो 52 करोड़ का EBIT होना चाहिए ताकि आपका EPS 4.7 दोनों केस में आए। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द इनडिफरेंस पॉइंट। इनडिफरेंस पॉइंट का मतलब ही है कि क्या लेवल ऑफ EBIT पे EPS सेम आएगा। अब यही सारी चीजें उधर में लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको ये जो दो चीजें थी ये समझ में आ गई है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है सर? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि ऐसा EBIT जिस पे EPS आए 0, ये हर ऑप्शन के लिए अलग से निकाला जाता है। और इंडिफरेंस एनालिसिस क्या होता है? ऐसा EBIT जिसमें दो ऑप्शन में EPS आए सेम। अब एट ए टाइम दो ही ऑप्शन कंपेयर कर पाओगे, तीन नहीं कर सकते।
और एक नहीं, इस केस में एक 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 3 बार ईपीएस निकलेगा, इस केस में 2 चीजों का एक ही बार ईबीआईटी निकलेगा, सॉरी इस केस में 3 बार ईबीआईटी निकलेगा ऊपर वाले केस में, और नीचे वाले केस में 2 ऑप्शन का एक ही ईबीआईटी निकलेगा। बात समझ में आई? बुक में एक बार फिर से लिख लो, मैं आपको समझा देता हूं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट डॉट डॉट करके आगे लिखना, दो हेडिंग डालेंगे, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और बाद में इंडिफरेंस एनालिसिस। पहले फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट और उसके नीचे लिखो द लेवल ऑफ ईबीआईटी, या फिर ऐसा लिखो कैलकुलेटिंग द लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच द ईपीएस इज 0 मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। means no profit no loss. Calculating the level of EBIT at which EPS equals 0 means no profit no loss. ये हो गया फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरा हेडिंग डालो इनडिफरेंस एनालिसिस। इनडिफरेंस एनालिसिस में आप क्या लिखेंगे, नीचे में लिखो कैलकुलेटिंग द लेवल ऑफ EBIT फॉर 2 different options या financing plan, for 2 different financing plan at which the EPS is same in both, चलो धीरे धीरे बोलता हूं, at which the EPS is same in both the options, in both the options। ठीक है, आगे बढ़े। राइट डाउन द अल्जेब्रिक, देखें ध्यान देंगे अब इस पे ध्यान दो, ठीक है। राइट डाउन द अल्जेब्रिक फॉर्मूला यूज टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंसी और इंडिफरेंस पॉइंट। फॉर्मूला देख रहे हो आप, करेक्शन करना बस बुक में, यही फॉर्मूला अभी हमने देखा था, थोड़ा सा उसको चेंज कर लो। ये 1 लिखा है, इसको कर दो आई यानी कि इंटरेस्ट, इसको कर दो आई यानी कि इंटरेस्ट, और E1 E2 आप ले सकते हो। E1 E2 यानी कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन ऑल्टरनेटिव 1, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन ऑल्टरनेटिव 2। मैंने N लिखा था, आप E लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। E1 E2 N1 N2। आपको सिर्फ इतना समझ में आना चाहिए कि फॉर्मूला किस चीज़ का है। न्यूमरेटर में अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ शेयर है। बोलो अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके क्या आता है? EPS आता है सर। EPS ऑफ फर्स्ट ऑप्शन शुड बी इक्वल टू EPS ऑफ सेकंड ऑप्शन, इसलिए वैसा फॉर्मूला लिखा। सो ये फॉर्मूला भी हमने देख लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ EBIT EPS एनालिसिस। ये आप पढ़ लेंगे, ये बस थ्योरी है, इसका एज सच इतना ज़्यादा कुछ रिलेवेंस है नहीं। एक बार ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ मैं, आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद ये भी आप पढ़ेंगे, एक्सप्लेन हाउ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है सर? डेट पे जो इंटरेस्ट आप पे करते हो, डेट जो अगर बढ़ाते हो, कैन लार्जली इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ द फर्म थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और आपको याद नहीं होगा, ये हम चीज़ देख चुके हैं कि डेट बढ़ाने से, ध्यान दो इसका मतलब क्वेश्चन का समझा देता हूँ, पढ़ना आपको है, किस तरह से डेट इन्फ्लुएंस करता है कंपनी की वैल्यू को थ्रू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मदद से कंपनी की वैल्यू पे कैसे फर्क पड़ता है डेट के इंक्रीज और डिक्रीज करने से। ध्यान देना, अब मैं कहां लेके जा रहा हूं आपको, बहुत पहले देख लेता आपने, यहां ध्यान दो। ये वाला अगर आप ऑप्शन कहां, ये डेट के इंक्रीज और डिक्रीज, पहले वाले में क्या लिखा? डेट के इंक्रीज और डिक्रीज करने से WACC यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है और उससे कंपनी की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ता है। सो डेट के फर्क इंक्रीज डिक्रीज करने से कॉस्ट के थ्रू किस तरह से कंपनी की वैल्यू आप बदलते हो, ये मतलब है। आई क्या बात समझ में? ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसी का बस अलग लैंग्वेज में मतलब है, इसलिए मैं वापस नहीं ले रहा हूँ। सेव द टाइम, सेव द प्लैनेट। इसके बाद सर 36 नंबर का आता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। 36, 37, 38, 39, 40 और 41 सारे के सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इनका मतलब क्या होता है। ज़रूरत पड़ी तो सारे क्वेश्चन समझाऊंगा, और जहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें समझा दी और मुझे लगता है कि इसी से रिलेटेड वापस रिपीटेशन है, क्योंकि नाम से तो मेरे को लग रहा है काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होगी, सिर्फ कभी कॉजेस पूछ रहे, कभी लिमिटेशन पूछ रहे, मतलब पूछ रहे,
तो मैं बोलूँगा आप ये खुद पढ़ लो। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन होता क्या है। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट lecture, after which we are going to start with the practical problems. Bye bye.